शिक्षार्थियों, हम आपके सामने विराटा की पद्मिनी को लेकर फिर उपस्थित हैं। पिछले अंश में हमने विराटा की पद्मिनी उपन्यास के विषय में कुछ बातों को जाना था। जैसे हमने इस उपन्यास की कथा का सार आपके सामने प्रस्तुत किया था। इसके साथ साथ इस उपन्यास की जो विषय वस्तु है उसके बारे में जाना था। इसके बाद इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उनके व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन पर भी हमने चर्चा की थी। आइए अब इस अंश में कुछ और तत्वों के आधार पर इस उपन्यास को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रचना को खासतौर से अगर वह रचना कथात्मक है, उसमें कोई कहानी है, तो उसे समझने के लिए उसका एक तत्व होता है परिवेश। यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं विराटा की पद्मिनी के परिवेश से। विराटा की पद्मिनी के परिवेश की बात करें तो इसका परिवेश आंचलिक कहा जा सकता है। उसमें परिवेश की पूरी सजीवता है, यानी ये उपन्यास अपने परिवेश को पूरी सजीवता के साथ प्रस्तुत करता है। और परिवेश में भूगोल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस रचना में भौगोलिक दृष्टि से जिस क्षेत्र को दिखाया गया है वह क्षेत्र यमुना, बेतवा, पहुज, सिंधु, चंबल, कुमारी आदि पर्वतीय नदियों, इसके साथ साथ छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, घनघोर जंगलों, झीलों, भरकों से भरा हुआ है। इन नदियों, पहाड़ियों, जंगलों और भरकों के बीच बसे बुंदेलों और दांगी सामंतों के गढ़ मानव प्रकृति की गोद में सुरक्षित शिशुओं की तरह हैं। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपके मन में यही कल्पना आएगी। विराटा की पद्मिनी में बुंदेलखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का यथार्थ और सजीव वर्णन मिलता है। यानी जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि जैसे आप बुंदेलखंड की प्राकृतिक सजीवता में विचरण कर रहे हों, घूम रहे हों। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी ज़रूर आएगा कि हमें भी इन स्थानों को देखना चाहिए। ये हमारे अतीत के बारे में कुछ बताते हैं, इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं, हमारे देश के वीरों के बारे में कुछ बताते हैं। इसलिए ये स्थान आपको ज़रूर आकर्षित करेगा और इसका श्रेय जाता है वृंदावन लाल वर्मा के इस उपन्यास को। जैसा कि हमने बताया कि इस उपन्यास में बुंदेलखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव वर्णन मिलता है और इस सौंदर्य में कोमलता के साथ साथ भयानकता का भी अद्भुत समावेश है। शिक्षार्थियों, जो सहज प्रकृति होती है वह परस्पर विरोधी विशेषताओं को लिए हुए होती है, ये हम सब जानते हैं। तो इस उपन्यास में केवल सुंदर को नहीं दिखाया गया है, बल्कि सुंदरता में भयावहता होती है, रहस्य होता है, रोमांच होता है, उसका भी चित्रण किया गया है। और कुल मिला के यही वो चीज़ें हैं जो बुंदेलखंड को संपूर्णता में प्रस्तुत करती हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इस उपन्यास को प्रभावशाली बनाने वाले अन्य तत्वों के बारे में। जैसे अगला तत्व है उपन्यास का संवाद। इस उपन्यास को प्रभावशाली बनाने में संवादों की बहुत बड़ी भूमिका है। जहां भी कथा प्रस्तुति की दृश्यात्मक प्रविधि काम में लाई जाती है, यानी कथा को प्रस्तुत करने के लिए दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी दृश्यों की रचना की जाती है, वहां पात्रों का वार्तालाप इस उपन्यास में सहज रूप में आ गया है। जैसे कि आपने देखा कि इस उपन्यास का आरंभ एक दृश्य से होता है और वह दृश्य योजना यह है जिसमें दिलीप नगर के अधपगले राजा
और उसके दरबारियों का वार्तालाप है। यद्यपि इस वार्तालाप में सहजता और पैनापन अधिक नहीं है, पर इन पात्रों के व्यक्तित्व और भावों को ये संवाद अभिव्यक्त कर देते हैं। और आप जान लेते हैं कि जो दिलीप नगर का राजा है उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह किस लिए आया है पालर की झील में, उसके दरबारी कैसे हैं, उनके संवादों के माध्यम से उनका चरित्र कैसा है, वो सब कुछ इन संवादों के माध्यम से आप समझ लेते हैं। यानी पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने, कथा को आगे बढ़ाने और भावी घटनाओं के प्रति जिज्ञासा पैदा करने में उपन्यास के संवाद समर्थ हैं। और यही संवादों की सार्थकता भी होती है। अगर कोई भी रचना अपने संवादों के माध्यम से यह कार्य कर देती है तो उन संवादों को सफल माना जाता है। इसके साथ साथ कुंजर सिंह और कुमुद के गूढ़ व्यंजना से भरे संवादों से उनका दिव्य प्रेम अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। शिक्षार्थियों, रचनाओं में कभी कभी मौन के माध्यम से भी संवाद अभिव्यक्त किए जाते हैं। आप यह देखेंगे कि कुंजर सिंह और कुमुद के बीच संवाद बहुत कम है, लेकिन वो कहते बहुत कुछ हैं। इसीलिए हमने यहाँ गूढ़ व्यंजना शब्द का प्रयोग किया। यानी कुंजर सिंह और कुमुद के बीच जो भी बातचीत होती है, जो कि बहुत कम है, वह बातचीत प्रेम की गूढ़ व्यंजनाएं करते हैं। कुंजर सिंह और भुसावली के किसान, हम यहाँ आगे एक बात और कहने जा रहे हैं इन संवादों के बीच। इसी के तहत हम ये कह रहे हैं कि कुंजर सिंह और भुसावली के जो किसान हैं, उनके माध्यम से भी हम संवादों की विशेषताओं को देख सकते हैं। जैसे एक किसान बालक जब कुंजर सिंह से बातचीत करता है तो ये पता लगता है कि कुंजर सिंह की जो भाषा है वो भिन्न है, वह परिनिष्ठित हिंदी बोल रहा है और बालक शुद्ध बुंदेलखंडी में बात करता है। आप समझ ही गए होंगे कि उस किसान बालक को शुद्ध बुंदेलखंडी में बोलते हुए क्यों दिखाया गया है। इसलिए ताकि संवाद सहज लगे। जिस भाषा को कुंजर सिंह बोलेगा, जाहिर सी बात है उसे वह बालक नहीं बोल सकता, वह अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलेगा। और इसीलिए पात्रों को विश्वसनीय बनाने में इन संवादों का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षार्थियों, अब जो अंतिम तत्व है उपन्यास का, उस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। विराटा की पद्मिनी की भाषा शैली की विशेषताओं पर हम यहाँ ध्यान देने जा रहे हैं। इस उपन्यास में वैसे तो अधिकतर परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग है, पर बीच बीच में क्षेत्रीय बोली जैसे बुंदेलखंडी के शब्दों का समावेश किया गया है। और अभी हम इस बात की चर्चा आपसे कर चुके हैं कि वह जो किसान बालक है वह बुंदेलखंडी का प्रयोग करता है अपने संवाद में। इसके साथ साथ यह बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग इस उपन्यास के वातावरण को बहुत सजीव बनाता है। शिक्षार्थियों, हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि जब उसमें रचनात्मक साहित्य लिखा जाता है, रचनात्मक साहित्य का मतलब है, उपन्यास की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे कहानी है, नाटक है, कविता है, निबंध है और भी जो रचनात्मक विधाएं हैं, तो इन विधाओं में जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं वह भाषा एक रूपी नहीं होती है। यानी हिंदी की यह क्षमता है कि वह अपने रचनात्मक साहित्य में पात्रों के अनुसार भाषा के अनेक रूपों का समावेश करने की क्षमता रखती है। और ये वैसे भी हिंदी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हिंदी अनेक भाषाओं से, अनेक बोलियों से, अनेक क्षेत्रीय बोलियों से शब्द लेकर अपने आप को समृद्ध बनाती है। तो इस उपन्यास में स्थितियों को सजीव बनाने के लिए, वातावरण को सजीव बनाने के लिए, पात्रों को विश्वसनीय बनाने के लिए बुंदेलखंडी के शब्दों का इस्तेमाल किया है जो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। बुंदेलखंड की जो आंचलिकता है, यानी जो अंचल है, यानी क्षेत्र है, उसे उसकी समग्रता और सजीवता में प्रस्तुत करने के कारण
उपन्यास में आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं भी आ गई हैं। एक पूरी अवधारणा है हिंदी में आंचलिक उपन्यास की। आपने नाम सुना होगा फणीश्वर नाथ रेणु का, उनका एक उपन्यास है मैला आंचल। तो वह उपन्यास एक अंचल विशेष को अभिव्यक्त करता है, एक अंचल विशेष का संघर्ष, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के लोग, वहाँ की समस्याएं, वहाँ का इतिहास, वहाँ का भूगोल, वहाँ की क्षेत्रीय विशेषताएं, इन सब को रेणु का वह उपन्यास प्रस्तुत करता है। इसलिए वह उपन्यास आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ भी आप देखेंगे कि वृंदावन लाल वर्मा का जो उपन्यास लिखने का उद्देश्य है, जिसकी चर्चा हम शुरू में कर चुके हैं, वह यह है कि वे बुंदेलखंड की जो प्राकृतिक सुषमा है उसका, इसके साथ साथ बुंदेलखंड के लोगों का, इसके साथ साथ बुंदेलखंड के लोगों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनका त्याग और बलिदान है इसका, वहाँ के इतिहास का, वहाँ के किलों का, वहाँ की कथाओं का, वहाँ की किंवदंतियों का प्रस्तुतिकरण इस उपन्यास में कर रहे हैं। इसलिए ये उपन्यास बुंदेलखंड की आंचलिक विशेषताओं को लेकर हमारे सामने आता है। आप समझ गए होंगे कि आंचलिक उपन्यास की अवधारणा क्या है और उस अवधारणा से इस उपन्यास का भी गहरा संबंध है। भाषा की दूसरी चीज़ों पर अगर हम बात करें तो इस उपन्यास में वृंदावन लाल वर्मा ने ध्वनि मूलक, अर्थमूलक आदि शैलीगत तत्वों की सहायता से भाषा शैली को मधुर बनाने का सफल प्रयास किया है। ध्वनि मूलक का मतलब ये है कि जैसे वो सुना रहे हैं हमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कोई चीज़ हमें सुनाई देती है, उसकी जो ध्वनि है उसको जब भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो ध्वनि मूलक कहलाता है। इसी के साथ साथ गूढ़ व्यंजना वाली जो भाषा होती है उसे हम अर्थमूलक शैली कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपयोग वृंदावन लाल वर्मा ने इस उपन्यास की भाषा शैली में किया है और इससे इस उपन्यास की भाषा शैली बहुत मधुर हुई है। शिक्षार्थियों, वैसे तो अलंकारों का संबंध कविता से होता है, पर इस उपन्यास को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि गद्य में या गद्य की दूसरी विधाओं में भी अलंकारों का प्रयोग किया जा सकता है और उससे ये विधाएं समृद्ध होती हैं, रचनात्मक बनती हैं। जैसे विराटा की पद्मिनी में उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा आदि जो सादृश्य मूलक अलंकार हैं वे आए हैं और इन अलंकारों के कारण इस उपन्यास की भाषा शैली में नवीनता और नवीनता के साथ साथ व्यंजकता आ गई है। यानी इस उपन्यास का जो गद्य है वो अलंकारों से भी समृद्ध हुआ है और उन अलंकारों में प्रमुख हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इसके साथ साथ इस उपन्यास में परिनिष्ठित तत्सम तद्भव शब्दों के बीच बीच में बुंदेलखंडी शब्दों का ऐसा सुघड़ प्रयोग किया गया है जो भाषा में सहजता एवं सजीवता ला देते हैं। तत्सम तद्भव शब्द तो आप जानते ही होंगे। कुछ शब्द जो संस्कृत से लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं और जो उन तत्समों से हिंदी खड़ी बोली में बहुत से शब्द बने हैं रूप बदलकर, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। और हम अपने बोलचाल की भाषा में भी चूंकि तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं और जहाँ के हम होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रदेश का है, किसी क्षेत्र का है, तो इन तत्सम तद्भव शब्दों के साथ वो उस क्षेत्र विशेष की भाषा को भी अपनी भाषा में शामिल कर देता है। तो जो सहज बोलचाल की भाषा होती है, जो उसमें सजीवता होती है, वो इस उपन्यास में आ गई है, जिससे ये उपन्यास पठनीय बनता है। यह विशेषता भाषा की बोधगम्यता को भी कायम रखती है। बोधगम्यता का मतलब होता है कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। यानी इस उपन्यास की भाषा बनावटी नहीं है, वह सहज है। जैसा प्रयोग बोलचाल में होता है वैसे ही इसकी भाषा भी है। इसीलिए हमने कहा कि यह जो विशेषता है तत्सम तद्भव और बुंदेलखंडी से मिलकर बनी भाषा की, यह बोधगम्यता को कायम रखते हुए वर्मा जी की भाषा शैली को ताजगी से भर देती है। शिक्षार्थियों, उपन्यास
आकार में बड़ी रचना है। कहीं कहीं बड़ी रचनाओं में भाषाई असावधानी हो ही जाती है। इस उपन्यास में भी शब्दों के चुनाव में कहीं कहीं असावधानी नज़र आती है। जैसे वाक्यों की बनावट में अनावश्यक पदबंधों का समावेश, वाक्यों में पदबंधों का सही स्थान निर्धारण न कर पाना, इसके साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि व्याकरणिक कोटियों संबंधी भूल और कारक चिन्हों की प्रयोग बहुलता के कारण इस उपन्यास की भाषा कहीं कहीं असहज या थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत अधिक महत्व नहीं रखती। उपन्यास इतनी बड़ी रचना है, विराटा की पद्मिनी भी एक उपन्यास है। इतनी दूर तक वृंदावन लाल वर्मा ने सहज, बोधगम्य और रोचक भाषा का निर्वाह किया है कि ये छोटी मोटी भूलें कोई खास महत्व नहीं रखती। तो प्रिय शिक्षार्थियों, अब तक जो हमने चर्चा की उसके माध्यम से आपने यह जाना कि विराटा की पद्मिनी उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है। इसके साथ साथ हमने यह भी चर्चा की कि वृंदावन लाल वर्मा हिंदी उपन्यास के किस काल के रचनाकार हैं। हमने आपको यह भी बताया कि वे हिंदी के अद्वितीय ऐतिहासिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। उन्हें हिंदी के बड़े बड़े आलोचकों, बड़े बड़े विद्वानों की सराहना इस क्षेत्र में मिली है। इसके बाद हमने हिंदी उपन्यास को तत्वों के आधार पर समझने की शैली का निर्वाह करते हुए विराटा की पद्मिनी को भी उन्हीं तत्वों के आधार पर समझा, जैसे इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका मूल संदेश क्या है, इसके पात्र कैसे हैं, इसका परिवेश कैसा है, इसके संवाद कैसे हैं, इसकी भाषा शैली क्या है। इन सारी विशेषताओं के आधार पर हमने विराटा की पद्मिनी उपन्यास को समझा। हमें ये आशा है कि इन तत्वों के आधार पर किए गए इस विवेचन के आधार पर आपको ये उपन्यास निश्चित रूप से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और ये हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में हमने आज जो बातचीत की वो कहीं ना कहीं आपका मार्ग निर्देश करेगी और आप इस रचना को बेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे, इसकी सराहना भी कर पाएंगे, इसकी व्याख्या भी कर पाएंगे, इसकी समीक्षा भी कर पाएंगे और दूसरों को ये बता पाएंगे कि हिंदी उपन्यासों में इस उपन्यास का क्या महत्व है। तो हमें आशा है कि इस चर्चा का आपको अवश्य लाभ हुआ होगा। धन्यवाद।